Welcome to ECE for You, your one-stop channel to master electronics and communication engineering. हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीजेटी बायसिंग। इसके अलावा हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप के बायसेस को डिस्कस करेंगे और उनके प्रोज एंड कॉन्स को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, बायस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी भी बीजेटी को हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं। एक तो एम्पलीफायर होता है और दूसरा एज अ स्विच हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। अब चूंकि कट ऑफ रीजन में वो एज ऑफ की तरह काम करता है, सैचुरेशन रीजन में ऑन की तरह कार्य करता है और जो हमारा एक्टिव रीजन होता है उसमें एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो किसी भी बीजेटी को हम एक पार्टिकुलर रीजन में काम करवाने के लिए हमें उसमें एक्सटर्नली कुछ वोल्टेज या करंट लगानी पड़ती है, जिस वजह से उसका जो क्यू पॉइंट है या फिर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक रीजन में, जिस रीजन में हम उसे काम करवाना है उस रीजन में बीजेटी हमारा पहुंच जाए और उस रीजन में काम करना शुरू करे, तो उसको हम लोग बायसिंग कहते हैं। देखिए, अगर मैं बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करता हूँ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली मैं उसमें क्या चीजें ड्रॉ करूंगा। पहली चीज तो कलेक्टर करंट ड्रॉ होगी और कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज ड्रॉ होगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ बनेगा वो जो हमारा बेस करंट है वो डिफरेंट बेस करंट के लिए डिफरेंट टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, देखिए, मान लीजिए बेस करंट 0 है तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। आईबी की वैल्यू 0 है, आईबी की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और आईबी की वैल्यू कुछ अगर चेंज करते हैं तो इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, बायसिंग का बेसिकली मतलब क्या है। बायसिंग का मतलब ये है कि हमारा जो बीजेटी है उस रीजन में काम करे, या एम्पलीफायर, अगर मुझे एम्पलीफायर की तरह एक्ट करवाना है तो एक्टिव रीजन में काम करे और इस तरह से काम करे कि उस पे जो है अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उस पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा जो भी इनपुट सिग्नल का स्विंग है वो पूरा का पूरा स्विंग उसमें कवर होना चाहिए। अगर स्विंग कवर नहीं हो रहा है तो बीजेटी क्या करेगा, वो रैंडमली स्विच करेगा किसके बीच में, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन के बीच में, तो हमें उसमें प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली बायसिंग से हमारा मतलब ये है कि हमें टेम्परेचर स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, टेम्परेचर स्टेबिलिटी मिली मुझे। ठीक है, और मेरा क्यू पॉइंट जो है उस पर फुल स्विंग मिले मुझे। ठीक है, तो इस रीजन को अगर मैं सैचुरेशन रीजन बोल देता हूं, वी सेट, अगर इसको मैं बना दूं, ठीक है, और ये हमारा कट ऑफ रीजन हो जाएगा। तो देखिए, अगर ऑपरेटिंग पॉइंट मेरा मिडिल में होगा, कहीं ऑपरेटिंग पॉइंट अगर मिडिल में होगा और हमारे जो सिग्नल है उसमें थोड़ा बहुत स्विंग भी आ रहा है, तो उस वजह से क्या होगा कि वो हमारा एक्टिव रीजन में ही काम करता रहेगा। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट को मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ, सिग्नल की स्विंग अगर जरा सी भी बड़ी हुई तो वो तुरंत सैचुरेशन रीजन में एंटर कर जाएगा और कट ऑफ रीजन में एंटर कर जाएगा। तो हमारा जो पर्पज है कि उसको एज ए एम्पलीफायर काम कराना वो डिफीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू पॉइंट हमेशा ऐसी जगह पे लिया जाता है जहां पर हमारा जो बीजेटी है वो पूरी तरह से एज ए एम्पलीफायर काम कर सके, या फिर जैसा भी हम उससे डिजायर्ड काम चाहते हैं उस तरह से काम कर सके। और दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ रहा है तो भी क्यू पॉइंट जो है वो स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो बीजेटी बायसिंग का बेसिकली मतलब यही होता है। अब देखिए, हम बीजेटी बायसिंग में हम क्यू पॉइंट निकालते कहते हैं कैसे हैं। ठीक है, क्यू पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन पॉइंट। क्यू पॉइंट को क्वेश्चन पॉइंट बोलते हैं या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना होता है, लोड लाइन ड्रॉ करनी होती है, और लोड लाइन जिस पॉइंट पे कैरेक्टरिस्टिक को कट करती है उस पॉइंट पे हम लोग क्वेश्चन पॉइंट उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो लोड लाइन को अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं, मान लीजिए इस टाइप से कहीं भी, ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है वो एक क्यू पॉइंट हो जाएगा, ये क्यू पॉइंट हो जाएगा, ये क्यू पॉइंट हो जाएगा और ये एक क्यू पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 3 क्यू पॉइंट मिल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बेस करंट के लिए। ठीक है, चूंकि हम डिफरेंट बेस करंट का यूज कर रहे हैं इसलिए हमें डिफरेंट क्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं, और क्यू पॉइंट ही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें अपना बीजेटी को ऑपरेट कराना है। क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या क्यू पॉइंट की जो डिफिनीशन होती है वो उस पॉइंट पे कलेक्टर करंट और उस पॉइंट पे कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज से दिखाई जाती है। ठीक, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लोड लाइन हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो लोड लाइन ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सर्किट ले लेता हूँ, ये मैंने एक सर्किट ले लिया है, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एक मैंने बेस
यहाँ पर VCC ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको इस टाइप से VI कुछ ले लिया है, ठीक। तो मुझे अगर लोड लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे दो कंडीशंस चाहिए होंगी। पहला कंडीशन है कि सैचुरेशन रीजन में इसको कार्य करना है, ठीक है, सैचुरेशन रीजन में अगर काम करना है, ठीक है, तो VCC माइनस ICRC माइनस VCE शुड बी इक्वल टू 0, और इस केस में VCE की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। तो उस केस में मुझे IC क्या मिल जाएगा, VCC अपॉन RC, ठीक है। तो लोड लाइन का एक एंड तो मुझे पता चल गया जिसमें VCE की वैल्यू 0 है और IC की वैल्यू क्या है, VCC अपॉन RC, ठीक। और दूसरा पॉइंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे IC की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में मुझे IC की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो IC की वैल्यू को अगर कोई 0 कर दूंगा तो VCE की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCC के बराबर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट मुझे मिल गए। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं कैरेक्टरिस्टिक पे ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए कि ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंट बेस करंट के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट तो मेरा हो गया VCC अपॉन RC, ठीक है, और यहाँ पर 0, तो एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट मेरा हो गया है VCC, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ देता हूँ और कॉमा 0, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मुझे यहाँ पर Q पॉइंट मिल जाएंगे, डिफरेंट बेस करंट के लिए मुझे डिफरेंट Q पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग लोड लाइन एनालिसिस के थ्रू क्या करते हैं, Q पॉइंट्स को निकालते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ बायसेस दैट वी यूज इन बीजेटी, ठीक है। तो उनका प्रोज और कॉन्स भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है फिक्स्ड बायस। तो फिक्स्ड बायस के केस में क्या करना है मुझे, सिंपल, फिक्स्ड बायस। अगर मुझे फिक्स बायस डिस्कस करना है, सिंपल मैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लूंगा, ठीक है। एमिटर को मैं ग्राउंड कर दे रहा हूं, यहाँ पर मेरा VCC है, यहाँ पर मेरा RC है, यहाँ पर मेरा RB है, और यहाँ पर मेरा VCC है, ठीक है। अब इस केस में देखिए आप, इस केस में हम लोग सिंपल सी इक्वेशंस लिखेंगे और इन इक्वेशंस की मदद से हम लोग अपनी लोड लाइन एनालिसिस या Q पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बेस है हमारा, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये एमिटर टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो VBE होगा, ठीक। अब देखिए, अगर मैं IV की वैल्यू को लिखता हूँ तो IV की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCC माइनस BBE डिवाइडेड बाई RB, सिंपल। और हम लोग IB और IC में रिलेशन तो जानते ही हैं, ठीक है, कि बीटा IB कितना होता है, IC के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, बीटा मल्टीप्लाइड बाय द बेस करंट, ठीक है। अब बीटा क्या है, बीटा जो है वो हाईली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो हमारा जो कलेक्टर करंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है बीटा के ऊपर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, ठीक है। इस टेम्परेचर डिपेंडेंसी के कारण क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही वैसे हमारा Q पॉइंट खिसकता जाएगा, क्योंकि Q पॉइंट बेसिकली क्या है, Q पॉइंट हमारा कलेक्टर करंट है और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है, ठीक है। तो वो चेंज होता चला जाएगा। अगर मैं VCE को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो सिंपल VCE मुझे क्या मिलेगा, VCE को VCC माइनस ICRC, ठीक है। अगर इस चीज को भी आप देखो तो VCC तो फिक्स ही है, ठीक है, IC की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज ही हो रही है, यानी ये हमारा VCI भी टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर के साथ VCE भी चेंज हो रहा है और IC भी चेंज हो रहा है तो हमारा Q पॉइंट टेम्परेचर के साथ चेंज होता चला जाएगा। तो इस जो सर्किट है इसकी स्टेबिलिटी जो फैक्टर है वो बहुत ही ज्यादा होगा, यानी बहुत ज्यादा होगा, यानी ये सर्किट हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसका स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 होता है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि 50 से लेकर या 100 से लेकर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर होगा उतना ही हमारा जो सर्किट है वो अनस्टेबल होगा, उतना ही उसका Q पॉइंट अनस्टेबल होगा, और उतना ही कम उसका यूज हम लोग एज एम्पलीफायर की तरह करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फिक्स्ड बायस। अगर हम लोग एमिटर बायस की बात करें तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन जो है फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी के केस में। देखिए किस तरह से, सबसे पहले तो मैं इसका सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें सिर्फ एमिटर में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा,
ये VCC हो गया, ये RC हो गया हमारा, ये RB हो गया और ये भी VCC हो गया। ठीक है, इस लूप में हम लोग KVL लगा देंगे, फिर हम लोग इस लूप में KVL लगाएंगे। ठीक है, सिंपल सा। तो पहले लूप में हम लोग KVL लगाते हैं, तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशंस VCC माइनस IBRB माइनस BBE माइनस IERE, सिंपल। ठीक है, तो VCC माइनस BBE इज इक्वल टू IBRB प्लस, अब IE को मैं लिख सकता हूँ बीटा प्लस 1 IB इंटू RE। ठीक, सिंपल है। IB की वैल्यू क्या आ जाएगी, IB की वैल्यू आ जाएगी VCC माइनस BBE। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। ठीक, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए, जो कलेक्टर करंट होगी उसको मैं क्या लिखूंगा, बीटा RB, बीटा IB, सॉरी बीटा IB। ठीक है, लिख दीजिए। IC की वैल्यू आ जाएगी बीटा VCC माइनस BBE डिवाइडेड बाय RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। अब एक चीज आप देखिए, चूंकि बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो बीटा प्लस 1 को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बीटा से ही रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये टर्म काफी बड़ा हो जाता है, ये टर्म अगर काफी बड़ा हो जाता है, तो हम लोग आरबी को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर बेस रेजिस्टेंस हम लोगों ने कम लिया हुआ है तो आरबी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में ऊपर बीटा मिलेगा मुझे VCC माइनस BBE डिवाइडेड बाई बीटा RE। ठीक है, तो एक टाइप से क्या हो रहा है कि हमारी कलेक्टर करंट की जो डिपेंडेंसी है बीटा के ऊपर या टेम्परेचर के ऊपर, वो काफी कम हो जा रही है। किस केस में, एमिटर बायस के केस में। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्यू पॉइंट है उसकी स्टेबिलिटी फिक्स्ड बायस की तुलना में हमारे एमिटर बायस में काफी अच्छी है। ठीक, और अब हम लोग डिस्कस करते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस। देखिए, वोल्टेज डिवाइडर बायस का हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग दो रेजिस्टेंस का यूज कर लेते हैं। ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। ठीक है, ये RC हो गया और ये VCC हो गया, VCC यहाँ पर भी है। ठीक, तो अगर मुझे यहाँ पर किरचॉफ का लॉ लगाना है यानी KVL लगाना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे RTH कैलकुलेट करना पड़ेगा। और RTH जो होगा वो R1 पैरेलल R2 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे अगर VTH कैलकुलेट करना है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो मुझे इसी का यूज करना पड़ेगा। ये सिंपली थेवेनिन रेजिस्टेंस है और थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, तो इस सर्किट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। इस सर्किट का अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो सिंपल सा मैं RTH यहाँ ले लूंगा, यहाँ पर RC ले लूंगा और ये VCC हो जाएगा, ये RTH हो जाएगा और ये VTH हो जाएगा। होल सिनेरियो विल बी द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगर मैं IB की वैल्यू को लिखूंगा तो IB की वैल्यू को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, VTH माइनस BBE डिवाइडेड बाई RTH प्लस बीटा प्लस 1 RE। ठीक है, इसमें और एमिटर बायस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हम लोग वहां पर यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं। अब थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस का यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड बायस की जो स्टेबिलिटी होती है, वो सॉरी, जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस है इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे अच्छी स्टेबिलिटी होती है। और दूसरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना भी आसान होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो R1 और R2 है वो हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं और उनको चूज करके ही हम लोग RTH और VTH की वैल्यूज को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है और इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। वोल्टेज डिवाइडर बायस का यूज जो है हम लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं अगर हमें अपने VJT को एज एम्पलीफायर यूज करना होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन की। कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन बनाना बहुत ही आसान है, उसकी एनालिसिस भी बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं एक सिंपली यहाँ पर एक RE लगा देता हूँ और बेस से मैं एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा RC है और ये VCC हो जाएगा। और फीडबैक रेजिस्टेंस को आप कुछ भी बोल दीजिए, यहाँ पर RF बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर RB बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, RB ही बोल देता हूँ मैं। ठीक, तो मुझे अगर KVL अप्लाई करना है इस लूप के अंदर, ठीक है, तो मैं किस तरह से अप्लाई करूंगा, पहले तो मुझे यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का वोल्टेज चाहिए होगा। ठीक है,
तो सबसे सिंपल सी बात है कि मैं सबसे पहले यहीं पे लगा लेता हूँ VCC माइनस ICRC, और यहाँ पर वोल्टेज में VP मान लेता हूँ। यानी VP की वैल्यू कितनी है, VP की वैल्यू यहाँ पर ये है। ठीक, अब इसमें जो करंट बहेगी, इसमें करंट कौन सी बहेगी, इसमें जाएगी बेस करंट। ठीक है, तो अगर मैं फिर से लिखता हूँ तो VP माइनस IB RB माइनस BBE और माइनस IE RE, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो VP माइनस BBE इज इक्वल टू IB RB प्लस IE RE। ठीक है, यहाँ से अगर मैं IB कैलकुलेट करूंगा तो VP माइनस BBE डिवाइडेड बाई IB RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। ठीक है, ये चीज मुझे मिल रही है। अब एक चीज देखिए आप, IB की वैल्यू तो ये हो गई। ठीक, तो IB की वैल्यू को मैं अगर यहाँ लिखता हूँ और VP की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो VCC माइनस ICRC माइनस BBE RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। ठीक है, अब एक चीज देखिए, मान लीजिए कि अगर मेरी कलेक्टर करंट बढ़ रही है, कलेक्टर करंट अगर बढ़ेगी तो मेरी VP की वैल्यू क्या हो जाएगी, VP की वैल्यू मेरी कम हो जाएगी। अगर VP की वैल्यू कम हो जाएगी तो मेरी IB की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर IB की वैल्यू कम हो जाएगी तो IC क्या होता है, IC तो होता है बीटा IB। ठीक है, यानी कि अगर IB की वैल्यू कम हो जाएगी तो IC की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यानी कि क्या हो रहा है, एक तरह से फीडबैक मुझे मिल रहा है। अगर IC की वैल्यू बढ़ रही है तो IB क्या कर रहा है, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। तो इस सर्किट की स्टेबिलिटी भी जो है, इस सर्किट की स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 सर्किट डिस्कस किए हैं बेसिकली। पहला तो फिक्स्ड बायस सर्किट डिस्कस किया है, दूसरा हम लोगों ने एमिटर बायस डिस्कस किया है, तीसरा हम लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर बायस डिस्कस किया है, और चौथा हम लोगों ने डिस्कस किया है कलेक्टर फीडबैक बायस। अब इन सभी के स्टेबिलिटी फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं, और इन सभी का जो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इनके डिपेंडेंसी किस टाइप की होती है और हमारा बेस्ट सर्किट जो है वो कौन सा सर्किट होता है। तो देखिए, हम लोगों ने 4 टाइप के सर्किट डिस्कस किए थे और उनकी स्टेबिलिटी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो हमारी सबसे वर्स्ट स्टेबिलिटी होती है वो होती है फिक्स्ड बायस के केस में, क्योंकि बीटा जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, अगर बीटा की, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो बीटा की वैल्यू चेंज होगी, हमारा Q पॉइंट चेंज होगा, हमारा सर्किट की स्टेबिलिटी जो है वो खराब हो जाएगी और हमारा जो BJT है वो डिजायर्ड रीजन में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे खराब जो स्टेबिलिटी होती है वो फिक्स्ड बायस की होती है। उसके बाद जो बेटर स्टेबिलिटीज में आते हैं हमारे एमिटर बायस, और सबसे जो बेस्ट स्टेबिलिटी हमको मिलती है वोल्टेज डिवाइडर बायस में मिलती है। ठीक है, कलेक्टर फीडबैक बायस की भी स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी होती है, लेकिन जो वाइडली यूज हम लोग सर्किट करते हैं वो हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट को हम लोग यूज करते हैं, और बेस्ट स्टेबिलिटी जो होती है वो वोल्टेज डिवाइडर बायस की होती है। तो इस लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया है कि बायसिंग क्या होती है और डिफरेंट टाइप के बायसेस हमने डिस्कस किए, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि वोल्टेज डिवाइडर बायस का यूज हम लोग वाइडली यूज करते हैं, और फिक्स्ड बायस की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे वर्स्ट होती है। थैंक यू। हाँ।